तो हेलो जय हिंद साथियों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी अभी आपको पता है 45 से लेकर के 50 डेज, आपको एक मिनट रुकना आप, ठीक है। तो रेलवे 40 डेज चैलेंज करके हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज की खास बात क्या है, आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करता हूं, ठीक है। और ये जो इंपॉर्टेंट है, इतना क्यों क्लास इंपॉर्टेंट है मैं सब कुछ बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास पता है सभी लोगों को कि समय कम है, ठीक है। और समय कम है, हम लोगों ने क्या लाया, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके डिपार्टमेंट में हम लोगों ने रेलवे का साइंस का सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। साइंस आपका सीरीज है ना, साइंस का आपका मिक्स PYQ का सीरीज आपका चल रहा है किरण प्रकाशन की, ठीक है। 2018 से लेकर 2023 तक। अब बात करते हैं, साइंस तो हो गया, फिर यूथ का भी चल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, रेलवे ऑल एग्जाम सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान, मतलब बेसिक है सामान्य जानकारी जीके है ना। तो चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर लेकर के आए हैं, बहुत ही धमाकेदार है। 3790 ऑब्जेक्टिव है, मतलब जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या क्या कवर हम लोग करने वाले हैं। अब मैं बताता हूँ इसमें हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, ठीक है। इस चीज में कवर क्या करने वाले हैं, इस बुक में क्या होगा। अच्छा, और ये देखो भारत का इतिहास, मतलब हिस्ट्री होगा, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत, ये कवर करने वाले हैं। विश्व का इतिहास भी कवर करने वाले हैं, कला एवं संस्कृति, फिर पॉलिटी हो गया यहाँ पे, फिर भूगोल हो गया, भारत का भूगोल, भौतिक भूगोल, विश्व भूगोल, फिर इकोनॉमिक्स, फिर यहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी हो जाएगा, फिर कंप्यूटर हो जाने वाला, फिर आविष्कार हो जाएगा, फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पुरस्कार एवं सम्मान, पुस्तक एवं लेखक, महत्वपूर्ण दशक, वर्ष, दिवस, मतलब खेलकूद, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विविध, मतलब टोटल रेलवे में जितने भी सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान के पूछे गए सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे और बहुत ही रैपिड फायर तरीके से कवर करने वाले। टोटल लगभग इसमें कितने क्वेश्चन है आपको बता दूं, टोटल क्वेश्चंस की बात करें 3790 क्वेश्चंस हैं, प्लस मतलब कि लगभग 3800 क्वेश्चन। कितना दिन, 40 दिन, क्योंकि 40 दिन हम लोगों ने इसलिए रखा है कि 40 दिन में पूरा बुक को खत्म करने वाले और ऑथेंटिक खत्म करने वाले, ठीक है। तो चलो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, 40 दिन आप लगे रहना, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला आज का क्वेश्चन, अच्छा इसमें कुछ फैक्ट भी मैंने लिख के रखा है आप लोगों को एक्स्ट्रा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है। चलो अब देखो कुछ फैक्ट भी इसमें, जो मुझे फैक्ट अच्छे लगे उसको मैंने लिखा है, और आप लोग क्वेश्चन करना और आंसर भी बताने की कोशिश करें, ठीक है। ये डेली क्लास चलेगा, ठीक है। तो चलो आप लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता हुआ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे है स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन पहला क्या है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध, झेलम नदी किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था, बताओ। ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के साथ हुआ था, पोरस और सिकंदर के साथ, धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य, उपयुक्त में से किसी के नहीं। तो ये होगा किसका, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, पोरस और सिकंदर, है ना। पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था झेलम नदी के किनारे का युद्ध, जिसे क्या बोलते हैं, वितस्ता का युद्ध बोलते हैं, याद रखना। आप कुछ फैक्ट मैं इसके बारे में लिख करके आया, देखो समय आपका बच्चे बहुत ज़्यादा चीज लिखवाता, मैं तो बहुत ज़्यादा समय जाता, लेकिन इसका मैं फैक्ट लेकर के आया। देखो यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर क्या था, यूनानी आक्रमणकारी था जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता था। कब, 3326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी पार करके भारत आया। कहां से आया सिकंदर, सिंधु नदी भारत पार करके आया, धरती पर कदम रखा। जब सिकंदर झेलम नदी के किनारे तट पर पहुंचा तो वहां उसका सामना किससे हुआ, पोरस के साथ हुआ। किसके साथ हुआ, पोरस के साथ हुआ, जिसे झेलम वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। तो सिकंदर और पोरस का युद्ध कहां पे हुआ, वितस्ता झेलम नदी के किनारे हुआ, सिंधु नदी पार करके आया था। और पोरस की सेना के विशालकाय हाथी यूनानी सेना के तीव्रगामी घोड़े के सामने नहीं टिक सकी और युद्ध का परिणाम सिकंदर के पक्ष में रहा, मतलब सिकंदर फाइनली जीत गया। इसके घोड़े की जो फौज थी ना, पोरस के हाथियों की सेना से बहुत ज्यादा ताकतवर थी। कुछ फैक्ट आप लोग को लिख करके आया ताकि आपको ज्यादा समय भी बचे और मेरा काम भी हो जाए आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम लोग, स्लाइड नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन देखो आप लोग के स्क्रीन पर ये रहा, एक मिनट, ठीक है। सारी चीज क्लियर आ रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया, तो किसके द्वारा किया गया, कनिष्क। किसने क्या है, कनिष्क के समय ही शक संवत क्या चलाया गया था, शक संवत चलाया गया था, है ना। शक संवत चलाया गया था। शक संवत कब, 78 AD में, है ना। 78 AD में शक संवत चलाया गया था, कनिष्क के समय। कनिष्क के समय सबसे पहले सोने के सिक्के जारी। अब देखो कनिष्क का चीन के शासक, अब कनिष्क ने सिल्क मार्ग का खोज किया। कुछ फैक्ट देखो,
कनिष्क का चीन के शासक पांचाहों से युद्ध हुआ था। किससे युद्ध हुआ था? पांचाहों के साथ युद्ध हुआ, जिसमें कनिष्क विजयी रहा, है ना। चीन के राजा, चीन के शासक पांचाहों को हरा दिया और कनिष्क विजय रहा। और कनिष्क के चीन से टीम से जितने वाले सिल्क मार्ग, कनिष्क ने चीन से टीम जाने वाले सिल्क मार्ग के 3 शाखाओं, तो सिल्क मार्ग का 3 शाखाओं का इन्होंने खोज किया और उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, ये 3 मार्ग है ना। तो चलो एक बार आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके PYQ के बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते जाना अपना आंसर भी और देखना आपको कितना सही होता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो फैक्ट कैसा लग रहा बताओ। फैक्ट मैं लिख के आया, कभी समय आपका बच सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? चलो अगला क्वेश्चन पहले आंसर करो फिर देखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? तो जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? यजुर्वेद, सामवेद। सामवेद में तो संगीत है, सामवेद का क्या है? संगीत से संबंधित। इसमें तो होगा ना ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, ऋग्वेद सबसे पुराना और पहला वेद। ठीक है, तो क्या बताए? यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो किसमें होगा जल्दी से बताओ आप लोग। अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में, यज्ञ, यजुर्वेद में यज्ञ से, यज्ञ में जो होते हैं, यज्ञ का जो कर्मकांड होता है, पूजा पाठ, उसमें यजुर्वेद है। सामवेद संगीत का जनक, सामवेद को कहा जाता है। संगीत के सारे गामा पधनि से 7 सुर का यहीं से उत्पत्ति हुआ है। ऋग्वेद सबसे पुराना होता है। ठीक है, ऋग्वेद में ही आपका सात्विक मिला ये सब। ठीक है, सूर्य देवता की पूजा ऋग्वेद, तो याद रखना। तो कौन सा जादू टोना वाला कौन है जगह आपका? अथर्ववेद इज द राइट आंसर। अब देखो, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविध, ये सब किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। तो इसके अलावा ये आपको फैक्ट मिल गया। तो फैक्ट कैसा है आपको ये भी बताना है। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? कौन सा ऐसा जगह है जो भारत में नहीं है? जल्दी आपको बताना। तो ये हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ है? भारत में नहीं है। ये कहाँ आपका? पाकिस्तान में। ये कहाँ आपका? पाकिस्तान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, है ना। अब देखो बाकी सब का, कालीबंगन कहाँ है? गुजरात में है ना। कहाँ है? कमेंट बॉक्स में जल्दी बता। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। कालीबंगन और रंगपुर के बारे में हम लोग कमेंट बॉक्स में बताए। तो अब देखो हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्ट जानते हैं। हड़प्पा भारत में नहीं है। कहाँ है हड़प्पा? पाकिस्तान के पंजाब। पाकिस्तान में पहले जब बंटवारा नहीं हुआ तो पंजाब तो कुछ भाग पाकिस्तान में भी था। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत कहाँ पे? मांटेगो मरी जिला में रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कहाँ? रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मांटेगोरी में था। ठीक है, और इसकी खोज किसने की? 1921 में की। हड़प्पा सब की खोज किसने की? दयाराम सैनी ने। ऐसे याद करें, जब हड़प लिया लोग तो दया आ गया 1921 साल में, है ना। और कालीबंगन कहाँ है आपका? राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ आपका? राजस्थान के कहाँ पे है? गंगानगर, है ना। फैक्ट देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना। इसकी खोज किसने की? 1951 में। कालीबंगन की खोज की 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, अब बात करते अगला क्या था? रंगपुर। रंगपुर कहाँ है आपका? अहमदाबाद में। रंगपुर आपका कहाँ है? अहमदाबाद में। कौन सा? कहाँ पे? रंगपुर भादर नदी किनारे। कहाँ पे? भागर नदी किनारे स्थित है। और इसकी खोज 1954 में रंगपुर का किसने किया? RS राव ने की थी। किसने की? RS राव ने। अब बात करते हैं रोपड़ कहाँ है? तो रोपड़ पंजाब प्रांत में सतलज नदी किनारे। तो रोपड़ पंजाब में सतलज नदी किनारे है। रंगपुर अहमदाबाद में भादर नदी किनारे। कालीबंगन राजस्थान में गंगानगर जिले के किनारे स्थित है ना। हड़प्पा कहाँ? मांटेगोरी में स्थित है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो ये फैक्ट। इसके अलावा तो कैसा लग रहा है सीरीज आप जल्दी बताना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग का अब आया। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक मौर्य वंश के शासकों का क्रम में सबसे पहला जो मौर्य वंश का स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। फिर उसके बाद कौन आया? बिंदुसार के बाद अशोक। तीसरे नंबर पे कौन आया? अशोक। अब बात करते हैं अशोक जो थे, अशोक की कौन सा धर्म अपनाया है? बौद्ध धर्म। अशोक कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म? जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, याद रखना। तो अशोक कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया। कि कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। ठीक है, और जैन धर्म की बात करें चंद्रगुप्त। अब कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, है ना। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध की दीक्षा दी। तो अशोक को दीक्षा किसने दी? उपगुप्त। याद रखना, अशोक को बौद्ध धर्म अपनाया लेकिन दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने इसको दीक्षा दी अशोक को। ठीक है, तो चलो बताओ। चलो अगले क्वेश्चंस में, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किसका है? शेरशाह का है क्या? नहीं। शाहजहां का? नहीं।
अशोक का, कहाँ पे, सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। अशोक का स्तंभ, सांची का स्तूप, ये सब कहाँ है, एमपी मध्य प्रदेश में। तो सारनाथ में सम्राट अशोक का स्तंभ है जिसमें बने चक्र को भारतीय ध्वज में लिया गया। तो सारनाथ में जो अशोक स्तंभ में एक चक्र बना है उसको अपने हमारे भारतीय ध्वज में लिया गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई का रेशियो कितना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ। अगला क्वेश्चन आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, रोपड़ में मिले सिंधु नदी के भग्नावशेष भारत के किस आधुनिक नगर के नजदीक अवस्थित। रोपड़ में एक अवशेष मिला है ना, उस अवशेष का क्या बना, भग्नावशेष। बहुत सारा सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारा अवशेष मिले अलग अलग, ठीक है। तो रोपड़ में जो सिंधु घाटी में अवशेष मिला भग्नावशेष के भारत के किस आधुनिक नगर के नजदीक अवशेष है ना। तो आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना, ठीक है। तो देखो ये क्या, चंडीगढ़, कहाँ पे आपका, ये चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ में है ना। तो कहाँ पे ये है आपका, चंडीगढ़ में। अब बात करते कुछ फैक्ट देखो, तो रोपड़ में आधुनिक चंडीगढ़ के निकट अवस्थित है। तो ये जो भग्नावशेष के अवशेष मिले रोपड़ के कहाँ पे, आधुनिक चंडीगढ़ के निकट। अभी जो आधुनिक जगह के नाम है चंडीगढ़ है, ठीक है। और इसका उत्खनन कब हुआ था, 1953 में YD शर्मा ने किया। तो रोपड़ में जो भग्नावशेष मिला अभी आधुनिक चंडीगढ़ राज्य में स्थित है और इसकी खुदाई YD शर्मा ने किया था, ठीक है। देखो ये हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़ने से ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री आ रहा है, तो क्यों हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़ें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, भारत के इतिहास में उत्तर वैदिक काल किस समावधि के बीच रही है। उत्तर वैदिक काल, कालों का क्रम है, कालों का आपको इसमें क्रम है, इसको बताना है कालों का क्रम भारत में। तो देखो अब बताते देखो पहला क्या दिया हुआ है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ये हो। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 1000 ईसा से लेकर के 6000 ईसा पूर्व भारत के उत्तर वैदिक काल का रहा। तो उत्तर वैदिक काल का संबंध 1000 से 6। अब कुछ काल है फैक्ट के रूप में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो वैदिक काल की समावधि, वैदिक काल का अगर समावधि बोलेगा तो 1500 से लेकर के 600, वैदिक काल 1500 से 600 है ना, लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक बोला है। और ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल बोलेगा तो 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल बोलेगा तो 1000 से 6000। वैदिक काल बोले तो 1500 से 6000, ऋग वैद या पूर्व वैदिक काल बोले तो 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक बोले तो 1000 से 6000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो देखो वैदिक काल भी सारा हम लोग याद करवा दिए, अगर क्वेश्चन इससे आता है तो आपके बन जाने वाले, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत में बहुत सारे विदेशी यात्रियों का आगमन भी हुआ था। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत की यात्रा को क्रमानुसार सबसे पहले कौन आया था, थॉमस रे आया था कि फायान आया था कि हेनसांग आया था। तो देखो सबसे पहले अगर बोला जाए तो पहले नंबर पे फायान आया था, फिर दूसरे नंबर पे बोला जाए तो हेनसांग आया था, फिर तीसरे नंबर पे आया था थॉमस रॉ। थॉमस रॉ जहांगीर के समय आया था, है ना, थॉमस रॉ जहांगीर के समय आया था जब वो कंपनी लगाया था, ठीक है। तो याद रखो, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो समझो फायान कब आया था, फैक्ट में देखते हैं 405 से 411 AD में आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, कब, 643 AD में। और थॉमस रॉ सबसे लेटेस्ट 1616 ईस्वी में। इसे याद रखना, थॉमस रॉ जहांगीर के सामने आता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका ये फैक्ट, आपको इसका PDF भी दे देंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं 10 में। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा ही नहीं करते थे। तो देखो हड़प्पा में याद रखना किस किस की पूजा करते थे, ठीक है। शिव की तो पूजा करते ही थे, विष्णु का पूजा करते ही थे, सात्विक का पूजा, एक कबूतर को पूजा नहीं करते थे, याद रखना। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, C इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C, ठीक है, याद रखना। ये है ना, इसका पूजा करते थे तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग ये होगा, ठीक है। तो खनन में हड़प्पा खुदाई में मिला था, हड़प्पा सभ्यता की खोज खुदाई में मिला था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम सैनी ने, अभी पढ़े, कब किया था, 1921 में। हड़प्पा कहाँ बसा हुआ, पंजाब के मांटोगोरी प्रांत में बसा हुआ, रावी नदी किनारे, सब फैक्ट पढ़ चुके हैं। अब देखो उत्खनन में प्राप्त अवशेष पुरातात्विक जांच से हड़प्पा सभ्यता के दौरान कौन कौन, शिव, सात्विक और कबूतर की उपासना के साथ, अच्छा सॉरी कबूतर की उपासना, विष्णु नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन इसका ये याद रखना, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कबूतर में विष्णु नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे विष्णु आपका राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु नहीं मिला था ना। तो एक प्रसिद्ध मुहर शिव, हड़प्पा सभ्यता खुदाई में क्या क्या मिला था, शिव का पूजा करते थे, सात्विक और कबूतर की उपासना करते थे, विष्णु का ऐसा कहीं साक्ष्य नहीं मिला, इसके अकॉर्डिंग विष्णु हो जाए, ठीक है। अब कुछ आगे देखो, सिंधु घाटी से भी सात्विक चिन्ह मिले हैं, कुछ मोहरे मिली हैं, हालांकि वहाँ से विष्णु की पूजा के बहुत थोड़े साक्ष्य मिले हैं। सिंधु का बोल रहा, हड़प्पा में नहीं,
ठीक है। कबूतर एकमात्र ऐसा पक्षी था जिसकी वे पूजा करते थे, ठीक है। कबूतर भी एक ऐसा मात्र पक्षी था जिसकी वे पूजा करते थे। क्वेश्चन आएगा कौन सा ऐसा मात्र पक्षी था जिसकी वे पूजा करते थे, ठीक है। चलिए स्लाइड नंबर 11, स्लाइड नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी? हनुमान की, अयप्पा की, इसके तीनों होगा। अभी तो पढ़े हैं पशुपति की, किसकी? पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग, ठीक है। कुछ फैक्ट अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता ना, मोहनजोदड़ो में खोजी गई पशुपति है ना, मोहनजोदड़ो जिसको क्या बोलते हैं मृतकों का टीला, सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। तो मोहनजोदड़ो में खोजी गई पशुपति मुहर संकेत करती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशु, तो मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त मिला है, ठीक है। तो इसमें पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। और देखो सील में एक बैठा हुआ चित्र दर्शाया गया, एक सील था उसमें बैठा हुआ एक चित्र दर्शाया गया जो संभवतः ट्राइसेफिलिक 3 सिर वाला है ना, और यह हिंदू भगवान शिव के शुरुआती चित्रण में से एक है। एक सील मिला, पत्थर मिला जिसमें 3 सिर दिखाए गए हैं, तो उसमें बोला गया कि हिंदू भगवान के शिव को समर्पित, मतलब शिव के साक्ष्य मिले, चित्रण से मिला शुरुआती, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 अगला क्वेश्चन क्या है? अब अगला क्वेश्चन क्या है? चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने गुप्त ने डैश एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। कौन सा? मगध की राजधानी, गुप्त की राजधानी, चंद्रगुप्त की राजधानी कौन थी? मगध थी। तो कौन सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था? मगध। चलो कुछ फैक्ट है, कुछ फैक्ट को यहाँ पे देखते हैं। तो देखो तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान शक्तिशाली गुप्त परिवार, गुप्त बहुत शक्तिशाली थे उस समय तीसरी शताब्दी में, परिवार ने मगध, मतलब मगध को क्या बोलते हैं अभी आधुनिक में पूर्वी भारत और बंगाल के बीच है ना, आधुनिक पूर्वी और बंगाल के बीच है, कि स्थानीय क्षेत्र का नियंत्रण प्राप्त किया और उन्होंने उत्तरी और मध्य पश्चिमी के भारत के हिस्सों पर चौथी सदी के शुरुआत 6वीं शताब्दी ईस्वी तक राज्य किया। तो ये है आपका फैक्ट, ये था कुछ फैक्ट, इसीलिए मैं लिख रहा था कि वो समय बच सके। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है आपका? सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ कहाँ आपका स्थित है? उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड कहाँ पर आपका स्थित है? तो सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश में, जहाँ से अशोक चित्र मिले हैं अभी बताएं तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में गंगा और वरुणा नदियों के संगम के पास, इधर से गंगा इधर वरुणा नदी के संगम के पास है आपका सारनाथ, ठीक है। वाराणसी के उत्तर पूर्व में स्थित है। वहाँ कहाँ पे? वाराणसी के उत्तर पूर्व, और बोले किस नदी के संगम पे? गंगा और वरुणा, ठीक है। यह हिरन पार्क के लिए प्रसिद्ध है। क्या, किस पार्क के लिए सारनाथ प्रसिद्ध है? हिरन पार्क, जहाँ गौतम बुद्ध ने पहले धर्म की शिक्षा ली थी। और ये भी फैक्ट है कि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहले धर्म की शिक्षा ली थी, और जहाँ पे बौद्ध संघ अस्तित्व में आया, बौद्ध संघ भी अस्तित्व में उसी समय आया, और इसे इसी पताना के रूप में भी जाना जाता है। इस शहर का उल्लेख बुद्ध ने तीर्थ यात्रा में 4 स्थानों में से एक के रूप में किया। तो बुद्ध में जो 4 स्थान तीर्थ की बात करते हैं तो उसमें से एक स्थान का जगह इसको भी दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मिलिंद पन्हों में मिलिंद के बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? क्वेश्चन क्या है? मिलिंद पन्हों में मिलिंद के गौतम बुद्ध से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? तो किसने दिया था? आपका वसुबंद ने दिया था। किसने दिया था? वसुबंद ने दिया था, ये ध्यान देना है, ठीक है। वसुबंद, अच्छा नहीं, नागेश्वर ने। किसने दिया आपका? ये नागेश्वर ने दिया। किसने दिया आपका? नागेश्वर ने दिया, ठीक है। अब देखो उसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। किसने दिया है? नागेश्वर ने दिया है, ठीक है। देखो अब समझो यहाँ पे मिलिंद पन्हा एक क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्हा एक तरह का क्या आपका? बौद्ध ग्रंथ, ये ध्यान देना है, जो 1000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच का है। कब का है? 1000 से 2000। और यह बौद्ध ऋषि नागसेन और बैक्टीरिया के इंडो ग्रीक राजा मेनेंडर एक के बीच होने वाला संवाद था, है ना, वो रिकॉर्ड करने का दावा रखता है। तो मिलिंद पन्हा एक क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, और जिसके जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? नागेश्वर ने दिया है, ठीक है, याद रखना। चलो अब बात करते हैं निम्नलिखित वेदों में से, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ना पड़ रहा है इधर, मैनेज करना आप लोग। निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है अथर्ववेद को। किसे? ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है अथर्ववेद को। ऋग्वेद सबसे पुराना, सामवेद से संगीत का जनक, यजुर्वेद में यज्ञ, है ना, और जादू टेना भी था, याद है? अथर्ववेद, जादू टोना, ठीक है। तो इसे ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है। किसे? अथर्ववेद को जाना जाता है। तो अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद के नाम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह यज्ञ में ब्रह्मा पुजारी द्वारा सुनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, यह अथर्ववेद यज्ञ में ब्रह्मा पुजारी द्वारा सुना, और यह भी क्योंकि इसमें परम सत्य ब्रह्म के बारे में बताया गया है, इसमें भीष्म वेद के नाम से जाना जाता है।
देखो एक और फैक्ट मिला है, इसे किस वेद के नाम से जाता है ना, भीष्म वेद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बीमारियों और उनके उपचार के बारे में चर्चा है। अथर्ववेद को 20 कांडों में विभाजित किया गया है, जो 36 प्रपथकों में विभाजित है। इसका प्रपथकों में 730 सूक्त जिसे भजन बोलते हैं, और जिसमें 5987 क्या आपका मंत्र है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना, कुछ फैक्ट है इसके। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ मिलते हैं? पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पे मिलते हैं? ये एलोरा की गुफाओं में। एलोरा कहाँ? महाराष्ट्र में है। ठीक है, एलोरा की गुफाओं में मिलते हैं। ठीक है, एलोरा नहीं, अजंता हो जाएगा, सॉरी अजंता होगा यहाँ पे आपका। ठीक है, आज सुबह से क्लास लेते लेते हालत ख़राब, दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक है, कहाँ पे? अजंता की गुफाओं में। माथा भी बहुत दर्द रहा, अरे यार। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अजंता की गुफाओं में, है ना, ये वाला पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ मिलता है? अजंता की गुफा, जहाँ कहाँ? महाराष्ट्र में। तो देखो अजंता की गुफाओं में लगभग 30 रॉक कट बौद्ध गुफा स्मारक हैं, जो लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 480 या 650 सी तक पुराने। गुफा का मुख्य हॉल आकार का एक चौकाकोर है, जिसमें चारों तरफ से गलियारे हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध छवि बोधिसत्व पद्मपाणि का। ठीक है, बोधिसत्व पद्मपाणि का, और ये कहा अजंता की गुफाओं में। संस्कृत में पद्मपाणि का शाब्दिक अर्थ है जो कलम धारण करता हो। संस्कृति में इसका मतलब ये है कि जो कलम धारण करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित किया? तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश के शासक घनानंद को हरा करके अपना साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मदद कौन किया? उसका चाणक्य को किस नाम से जाते हैं? विष्णुगुप्त या कौटिल्य, अर्थशास्त्र के जनक। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का मदद किया नंद वंश के घनानंद को हराने का और मौर्य वंश का स्थापना। तो चाणक्य ने दोनों सम्राट चंद्रगुप्त और उनके बेटे बिंदुसार, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, दोनों का मुख्य सलाहकार के रूप में वो काम भी किए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य प्रतिभा के साथ संयुक्त चाणक्य की सुनियोजित रणनीति, है ना, मदद करके घनानंद को हराया। किसको हराया? नंद वंश के घनानंद को हराने के लिए सक्षम किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में मैसेडोनियम छत्रपतों को भी हराया था। याद रखना है, मैसेडोनियम छत्रपतों को हराया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं हम लोग, है ना। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किस नए पद? अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने अपने बेटे को भी भेजा था। ठीक है, और उन्होंने एक बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए एक धम्म महामात्र नया पद, जो अधिकारी होता है, हेड, धम्म महामात्र पद का स्थापना किया। याद रखना है, ठीक है, धम्म महामात्र का। अब कुछ फैक्ट है, तो अशोक द्वारा शासनकाल के 14वें वर्ष में नियुक्त धम्म महामात्र अधिकारी सीधे तौर पर धर्म के लिए व्यवहारिक कार्य, मतलब ये अधिकारी थे, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिम्मेवारी लेते थे। पहले धर्म की प्रथा पर बल देते हुए सामान्य कल्याण के लिए बढ़ावा देने के लिए चिंतित थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये है ना, अब बात करते हैं हर्षवर्धन, चीनी यात्री हेनसांग अभी पढ़ते हैं। हेनसांग किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन। किसके? हर्षवर्धन, है ना, याद रखा। तो हेनसांग एक चीनी व्यापारी था जो सम्राट हर्षवर्धन के शासन के दौरान भारत आया। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो हेनसांग कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और हर्ष युद्ध की गहरी शक्ति और बौद्ध धर्म के उनके गहन ज्ञान के लिए प्रशंसा करने के लिए आया था। ठीक है, हर्षवर्धन का प्रशंसा, और उन्होंने अपनी कन्नौज धार्मिक सभा में उन्हें सम्मानित किया। अब कन्नौज के धार्मिक सभा में किसे क्या? सम्मानित भी किया और उन्हें प्रयाग विधानसभा में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया। ये चीनी यात्री हेनसांग। ठीक है, चलो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 20, चलो 20 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोकई में अपना बंदरगाह था? कोकई में अपना बंदरगाह था। तो पांड्य साम्राज्य का कोकई में अपना पर्सनल निजी बंदरगाह था। तो याद रखना, प्रारंभिक पांड्य ने
कम से कम 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया, है ना? कौन? पांड्य। और 16वीं शताब्दी के पहले छमाही में समाप्त हो गया। उन्होंने शुरू में अपने देश पांड्य चाड़ू को कोरकई से भारतीय प्रायद्वीप के सबसे दक्षिण छोर पर एक बंदरगाह पर शासन किया और बाद में एक समय मदुरै चले गए। तो पांड्य साम्राज्य का अपना बंदरगाह था कहाँ पे? कोकई में। ठीक है, कहाँ पे आपका? कोकई में। ये आपको ध्यान देना। फैक्ट क्वेश्चन आपके आरपीएफ में आया, सब क्वेश्चन पीवाईक्यू है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, ऐसे राहुल बोलते थे। ठीक है, अब बात करते हैं बुद्ध। तो बुद्ध के बारे में देखो, उसके पिताजी शाक्यगण के मुखिया थे, है ना? उसकी पालन पोषण गौतमी ने की। उसकी माता की मृत्यु हो गई थी बचपन में। उसकी मौसी थी जो गौतमी, उसकी पालन पोषण किया करती थी। ठीक है, और बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ है। और बुद्ध ने सबसे पहले दीक्षा कहाँ ली अपनी? सारनाथ में ली, जो भी पढ़ लेते चाहे अशोक चर। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध संस्कृत में 563 सी से 483 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और बुद्ध जिनका अर्थ है एक जागृति या एक प्रबुद्ध व्यक्ति। बुद्ध का मतलब एक जागृति या एक प्रबुद्ध व्यक्ति, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो कैसा लग रहा है सेशन को? आप लोगों को लाइक जरूर करना। ठीक है, बहुत मेहनत से ले रहे हैं क्लास। तो चलिए थोड़ा सा पानी पीने गया था ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगला अशोक क्वेश्चन देखो। अगला, अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? अशोक की जो लिपि थी पहली बार पढ़ने में, अशोक के बहुत सारे शिलालेख में लिपि में लिखा, तो कौन? जेम्स प्रिंसेस सफल हुए। कौन? जेम्स प्रिंसेस, याद रखना। कुछ देखो फैक्ट है। जेम्स प्रिंसेस एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल ऑफ बंगाल के संस्थापक संपादक थे। कौन? एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल ऑफ बंगाल के संस्थापक संपादक थे। कौन? जेम्स प्रिंसेस। और वह अशोक के ब्राह्मी लिपि के शिलालेख को समझने में पहला व्यक्ति थे। तो अशोक द्वारा ब्राह्मी लिपि में जो शिलालेख लिखा गया था उसको पढ़ने में सफल रहे थे। कौन? जेम्स प्रिंसेस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? चालुक्यों राजधानी क्या थी? बादामी थी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? बादामी थी। ये आपको ध्यान देना है, चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। तो अब फैक्ट देखो, चालुक्य उत्तरी मैसूर में वातापी या बादामी या आसपास, देखो समझो फैक्ट। चालुक्य जो है ना उत्तरी मैसूर में वातापी या बादामी और आसपास एहोल में एक बेस के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, एहोल भी आता है एग्जाम में। जहाँ से वे उत्तर की ओर चले गए और वटाकट के पूर्व साम्राज्य को नष्ट कर दिया। वटाकट के पूर्व साम्राज्य को नष्ट कर दिया और जो नासिक और ऊपरी गोदावरी के आसपास केंद्रित था। पुलकेशिन बादामी के चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था। और बादामी वंश का प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशिन था। ठीक है, याद रखना। और उसने बादामी या वातापी को अपनी राजधानी बनाई। याद रखो, पुलकेशिन ने बादामी और वातापी को, बादामी बोल लो या वातापी को अपना राजधानी बताया। कहाँ के थे ये? एहोल के थे। बेस के साथ एहोल से शुरू किए थे। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुन निर्जय, ठीक है, किरातार्जुनियम, है ना, लिखा? थोड़ा सा देखो भाई, नाम ही इतना हार्ड हम नहीं बोल पा रहे हैं ना। किरातार्जुनियम लिखा, किसने लिखा? कालिदास। किसके द्वारा? कालिदास। मेघदूत, कालिदास के द्वारा मेघदूत भी लिखा गया है। रघुराम शकुंतलम भी लिखा गया। ठीक है, तो याद रखना। तो ये क्या होगा? कालिदास। किसके द्वारा? कालिदास। तो अच्छा सॉरी, कालिदास ने मेघदूत, कुमार शकुंतलम, ये भारवी होगा, ये नहीं होगा, गलती से हम उसका बोल दिए। ठीक है, कालिदास ने किरातार्जुनियम किसके द्वारा? भारवी के द्वारा, है ना। चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र। अश्वघोष किसके द्वारा लिखा गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो भारवी के द्वारा लिखा गया। संस्कृत कवि थे जो अपने महाकाव्य किरातार्जुनियम के लिए जाने जाते थे, जो महाभारत के एक प्रसंग पर आधारित है। तो ये महाभारत के एक प्रसंग पर आधारित है और इसको लिखा किसने? भारवी ने लिखा 6वीं शताब्दी में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, विजयपाल जो चोल वंश का संस्थापक था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयपाल। ठीक है, वह पहले सामंत। तो चोल विजयपाल पहले किसका सामंत था? तो ये पल्लवों का सामंत था। किसका सामंत था?
पल्लवों का सामंत था। अब देखो, विजयपाल चोल दक्षिण भारत का एक राजा था। दक्षिण भारत का विजयपाल का संबंध दक्षिण भारत से राजा था 850 से लेकर के 870 सी, ठीक है। और जिसने शाही चोल साम्राज्य की स्थापना की, विजयपाल ने चोल साम्राज्य की स्थापना की, उसने संभवतः 848 ईसा में तंजौर पर कब्जा कर लिया। कब किया? तंजौर पर कब्जा कर लिया और विजयपाल पल्लव का सामंत बना। पल्लव का और ये किसका पहले सामंत था? पल्लवों का सामंत था, ठीक है। और चोल साम्राज्य की स्थापना बाद में इसने किया। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की? राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की? पुलकेशिन, तो अभी पढ़े थे थोड़ा देर पहले, है ना। राष्ट्रकूट की किसने किया है? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट ने दंतीदुर्ग, ठीक है। तो दंतीदुर्ग मान्यखेट, है ना, दंतीदुर्ग मान्यखेट के राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। तो दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का स्थापना की, उसकी राजधानी कर्नाटक के गुलबर्गा क्षेत्र में स्थित थी। वह अपनी चाचा कृष्ण के प्रथम द्वारा सफल हुए, जिसने अपना राज कर्नाटक तक बढ़ाया। ये आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का महाराष्ट्र में, कहाँ? बिहार में। कहाँ पे आपका? बिहार में। कहाँ पे आपका? बिहार में। कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। विक्रमशिला की स्थापना पाल सम्राट धर्मपाल, इसकी स्थापना किसने की? पाल सम्राट धर्मपाल 785 से लेकर 820 ईसा में नालंदा में मुफ्त शिक्षा की गुणवत्ता को गिरावट के जवाब में की थी। शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया था, तो उसके जवाब में धर्मपाल ने, है ना, कि पाल सम्राट धर्मपाल, ठीक है। अब इसे बाद में क्या क्या, इसे कथित रूप से 1193 में एक आया बहुत बेकार इंसान और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी सेना ने नष्ट किया। तो इसे नष्ट किसने किया? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी नष्ट किया। और इसके स्थान पर अब बिहार में भागलपुर जिले में, अभी उसके जगह पे क्या? भागलपुर जिले में क्या? अंतिचक गांव का स्थान है। किस जगह के गांव का स्थान है? अंतिचक गांव का एक स्थान है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है महारौली का स्तंभ, लौ स्तंभ। महरौली में एक लौ स्तंभ है ना, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो महरौली का लौ स्तंभ दिल्ली में स्थित है। किसमें? दिल्ली में स्थित है, ठीक है, याद रख। अब देखो कुछ फैक्ट। दिल्ली का जो लौ स्तंभ है कितना फीट का है? 16 फीट का व्यास, रेडियस कितना? 16 फीट के साथ 23 फीट 8 इंच ऊंचा। हाइट पूछेगा तो 23 फीट 8 इंच और मीटर में पूछेगा तो 7.2। ये याद रखना, दिल्ली में। जिसका निर्माण राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया। किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिल्ली में महरौली स्तंभ का निर्माण कराया, है ना। और वर्तमान में जो वो क्या, दिल्ली में महरौली में कुतुब मीनार परिसर में खड़ा है। अब वो महरौली का जो स्तंभ है कहाँ पे? कुतुब मीनार का भी जो फिलहाल में जाओगे वहाँ के खड़ा, ठीक है, परिसर में। और इसके निर्माण में प्रयुक्त धातु की जंग प्रतिरोधी रचना के लिए प्रसिद्ध है। और इतना अच्छा है ना कि इसको जंग भी नहीं खा सका। सोच लो कितना अच्छा क्वालिटी का आयरन होगा, लोहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। प्रसिद्ध चेर बंदरगाह मुजरिस निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मुजरिस कहाँ पे? केरल में। करेला खा के मुजरा करेंगे लोग, करेला खा के मुजरा करेंगे, है ना। केरल, मुजरिस कहाँ पे आपका? केरल में। देखो आरपीएफ का क्वेश्चन, ठीक है, सब अच्छे क्वेश्चन, कोई रिपीट नहीं होगा। तो ग्रीक यात्रा पुस्तक पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन पहली शताब्दी ईस्वी में चेर साम्राज्य का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो चेर साम्राज्य का विस्तृत वर्णन किसमें मिलता है? पुस्तक पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन में मिलता है, ठीक है। और यह पता चलता है उस बुक में कि मुजरिस चेर प्रमुख के लिए बंदरगाह था। मतलब मुजरिस बंदरगाह चेर साम्राज्य के जो थे उसके लिए प्रमुख बंदरगाह था। कैसे बनाया गया, है ना। मुजरिस मालाबार तट, अभी कहाँ? मालाबार तट केरल के पास है मुजरिस, ठीक है, याद रखना। और एक प्राचीन बंदरगाह शहरी केंद्र था, याद रखना ये भी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 30 में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए है ना। तो यहाँ पे शक्तिपीठ है ना, कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर कहाँ? आपका असम में, है ना। माँ शक्तिपीठ बोला जाता है असम में, ठीक है। खजुराहो मंदिर कहाँ है? एमपी में। मार्तंडेश्वरी मंदिर गुजरात में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? बताओ, राजस्थान में, ठीक है। अब देखो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में हिंदू और जैन धर्म के एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे चंदेल वंश द्वारा बनाया गया है। यह मंदिर अपनी कामुक कलाओं, अच्छा कामाख्या बोलेगा तो कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। कामुक रचना मतलब वो मंदिर में जो है ना चित्रकारी की गई है, जो कामुक रचनाओं को प्रदर्शित करता। तो ये होगा, ये खजुराहो में, ये आपका खजुराहो में है।
कामाख्या मंदिर बोलेगा तो असम है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। तो कामुक कला का किया गया ना, याद रखना है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थित है, याद रखना, खजुराहो मंदिर कामुक कलाओं के लिए, ठीक है। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। चलो अगला क्वेश्चन बात करते हैं 31 का। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक का जो सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में। तो सारनाथ में क्या अशोक स्तंभ है? वहाँ पे एक तिल्ली, वहीं से लिया गया, हमारे झंडे में जो तिलिया 24 है सारनाथ में लिया गया, ठीक है। ये भी ध्यान देना, सारनाथ क्या है? अपर्णा और गंगा नदी के संगम है और वाराणसी के किनारे है, नज़दीक, ये याद रखना सारनाथ। पढ़े थे फैक्ट इसके बारे में। तो भारत के राज्य चीन में 4 शेर, तो 4 शेर, एक आगे की ओर है, एक इधर मुंह किया हुआ, एक इधर मुंह किया और एक पीछे है, ठीक है। तो 4 शेर एक दूसरे के पीठ पीछे सटाए हुए खड़े हैं। यह उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास अशोक की सारनाथ राजधानी से रूपांतरण है। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा उस स्थान को चिन्हित करने के लिए बनाया गया जहाँ बुद्ध ने पहली बार अपना धर्मोपदेश, सारनाथ में बुद्ध ने पहले अपना धर्म का उपदेश दिया, ठीक है। याद रखना 4 ब्राह्मणों के सामने दिया है और वहीं पर अशोक स्तंभ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया? महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया? तो नरसिंहदेव वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया। तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन का संबंध किस शासक से था? पल्लव शासक से था, ये याद रखना है। और महाबली या मामल्लपुरम के बीच का निर्माण, कौन सा बीच? मामल्लपुरम या महाबलीपुरम बीच का निर्माण करवाया कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा, ये पल्लव के शासक थे। और मामल्लपुरम का शेर मंदिर पल्लव राजा के राजसिम्हा या नरसिंह वर्दम ने बनाया, नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनाया गया, ये भी ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 33 खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान किसको समर्पित है? तो खजुराहो में खजुराहो मंदिर परिसर में एक मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर, ये किसको समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है, याद रखना है। कुछ फैक्ट देखो यहाँ पे। तो खजुराहो में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत मंदिर है। खजुराहो में, यहाँ भी पूछा था ना, कामुक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो मंदिर। तो खजुराहो में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, मंदिर परिसर में, जो शंकर भगवान को समर्पित है। और इसका निर्माण संभवतः राजा विद्याधर, किसने किया? राजा विद्याधर द्वारा 1017 ईस्वी और 1029 के बीच कराया गया, ठीक है, ये ध्यान देना आपको। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की? तो वेसर शैली की जब बात होगी तो चालुक्य ने शुरुआत की। किसने की? चालुक्य। देखो मंदिर निर्माण का कला होता था, ठीक है, एक होता द्रविड़ शैली और एक होता नागर शैली। तो उत्तर भारत, अगर बात करें हम लोग उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में जो मंदिर बनाने की कला थी वो नागर शैली थी। कौन सी शैली थी? नागर शैली थी। और दक्षिण भारत, अगर हम बात करें दक्षिण भारत में जो थी वो द्रविड़ शैली थी। क्या थी? द्रविड़ शैली थी, याद रखना है। कौन सी शैली थी? द्रविड़ शैली। तो याद रखना है। तो निम्नलिखित तो किस राजवंश ने वेसर शैली? तो वेसर शैली आपका क्या होगा? आपका चालुक्य हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे चालुक्य के बारे में कुछ फैक्ट। चालुक्य शासकों के शासनकाल के दौरान मंदिर स्थापत्य की वेसर शैली का उदय हुआ। तो मंदिर का स्थापना में वेसर शैली का उदय हुआ किसके शासन में? चालुक्य शासकों के शासनकाल। इस प्रवृत्ति की शुरुआत बादामी के चालुक्य ने की थी। शुरुआत किसने की थी? बादामी के चालुक्यों ने की थी, है ना, जिन्होंने इस शैली में मंदिर का निर्माण किया, जो अनिवार्य रूप से नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है। तो याद रखना वेसर शैली, देखो नागर और द्रविड़ शैली दोनों बता, ये दोनों का मिश्रण कौन है? वेसर शैली। कौन है आपका? वेसर शैली, ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोपाल था, है ना। दंतीदुर्ग कौन था? गोपाल था, है ना, याद। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोपाल। अब गोपाल के बारे में देखते हैं फैक्ट। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल, उसने 1750 ईस्वी में पाल राजवंश की स्थापना की। उसके उत्तराधिकारी कौन थे? धर्मपाल, है ना, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, है ना, बहुत विस्तार, और कुछ समय के लिए कन्नौज पर अपना प्रभुत्व भी स्थापित किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36। चलो हाँ, रिपीटेड है क्या? क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया हुआ?
मिलिंद पनहो पाठ किससे संबंधित है? ये मिलिंद पनहो पाठ अभी समझे थे, बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में सभी सवालों का जवाब किसने दिया था याद है? नागेश्वर ने दिया था। अब यही क्वेश्चन पूछा, मिलिंद पाठ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किसे? बौद्ध धर्म। तो मिलिंद पनहो में इंडो यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का संवाद है। किसका है? नागसेन का संवाद है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पशुपति की आकृति किस काल में, अभी पता है पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? आपका हड़प्पा सभ्यता। किस काल में? हड़प्पा सभ्यता, याद है। और पूछे थे हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? विष्णु की पूजा नहीं करते, लेकिन मिला था कबूतर का, पशुपति का और सात्विक का प्रमाण मिले थे, ठीक है। या तो हड़प्पा सभ्यता में पशुपति की पूजा, तो हड़प्पा धर्म में एक पुरुष देवता शिव पशुपति की पूजा बहुत लोकप्रिय है। सबसे प्रसिद्ध मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त है हड़प्पा सभ्यता की पशुपति मुहर, ये ध्यान देना है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 है, ठीक है। 38 बताना है आपको, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्रा को नींव रखा? तो पाटलिपुत्रा की नींव किसने रखी? उदयन ने रखी। किसने रखी है आपका? उदयन ने रखी है, याद रखना। किसने रखी है? उदयन ने। अशोक मौर्य वंश संस्थापक से संबंधित है, ठीक है, याद रखना है। अब मौर्य वंश के संस्थापक थे ये, तो अशोक उदयन। पाटलिपुत्रा की नींव किसने रखी बोलेगा तो उदयन ने रखी। किसने रखी? उदयन ने रखी। उदयन ने दो नदी सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र, इधर से आया सोन नदी और इधर से आया आपका गंगा, ये दोनों नदी के संगम पे पाटलिपुत्र जिसे पटना के नाम से भी जानते हैं ना, पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना की। साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण उन्होंने पहली राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित की। अब पहले इसका राजधानी क्या था? उदयन का पहले राजधानी कहाँ था? आपका राजगिरी था, लेकिन सेंटर में होने के कारण इसको पाटलिपुत्रा में ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। चलो अगला फैक्ट है आपका, निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो मौर्य राजा के संस्थापक कौन थे? मौर्य राजा के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, और अंतिम कौन था? बृहदत्त। अंतिम कौन थे? बृहदत्त, ठीक है, याद रखना। तो बृहदत्त मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। उन्होंने 1087 से 1084 ईसा पूर्व तक शासन किया, जब सेनापति पुष्यमित्र शंगु ने हत्या कर दी। अब इसका हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शंगु हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है, और शुंग साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य वंश का समाप्ति किसके द्वारा किया गया? पुष्यमित्र के द्वारा किया गया, और एक नया साम्राज्य शुंग साम्राज्य की स्थापना। ये भी फैक्ट था, ठीक है। चलो कैसा लग रहा? फैक्ट मैं इसलिए लेकर के आता कि आपका समय बच सके और आपको जब ये पीडीएफ मिले तो मज़ा आया पढ़ने में। समझ में आ रहा फैक्ट से कितना फ़ायदा होगा, कितना क्वेश्चंस आपको याद, रिपीटेशन देखो कितना अच्छा है एनालिसिस में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष? 326 ईसा पूर्व। कब? अभी पढ़े थे 326 ईसा पूर्व। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। सिकंदर सिंधु नदी को पार करके आया था, ठीक है, तो ये सब अभी पढ़े थे, है ना। सिंधु नदी बितस्ता का झेलम में, तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी पार किया और भारत आक्रमण पड़ा। तो ये पूरा पढ़ चुके हम लोग, ठीक है, फैक्ट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपको, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता में गोदी डॉकयार्ड थी। गोदी डॉकयार्ड कहाँ थे? हड़प्पा सभ्यता लोथल में थी। कहाँ थी? लोथल में थी, ठीक है। तो लोथल कहाँ पे? गुजरात में है, खंबात की खाड़ी के पास भोगवा और साबर नदी के बीच स्थित है, याद रखना। तो लोथल गुजरात में, और यही गुजरात में क्या डॉकयार्ड स्थापित की? किस कहाँ पे? लोथल। लोथल बहुत फेमस डॉकयार्ड जो कि गुजरात में, और लोथल गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास। कहाँ पे? खंबात की खाड़ी के पास साबरमती नदियों के बीच स्थित है। और लोथल में आयताकार बेसिन पाया गया जिसे गोदी कहा जाता है। पूछेगा आयताकार बेसिन कहाँ पाया जाता है? लोथल में, ठीक है, याद रखना। चलो पूरा क्वेश्चन कर ही लेते हैं, 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया? प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी की बात करें, ठीक है, जल्दी से बताओ। प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का किसने सृजन किया था? किसने किया था? ज्ञानदेव ने। किसने किया था? ज्ञानदेव ने। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार देखो, सांप सीढ़ी खेल का आविष्कार सत ज्ञानदेव ने किया। कब? 13वीं शताब्दी में। साक्ष्य नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार, है ना। खेल की उत्पत्ति प्राचीन भारत में मोक्षपट्टम नाम से, ये सांप सीढ़ी जो खेलते हो ना आप बचपन में, इसका मोक्षपट्टम नाम से शुरुआत हुई था, और इसे 1090 के दशक में यूके में लाया गया। सोच रहे हो, हम लोग का बहुत सारा ऐसा खेल है जो बाहर के विदेशों में अपनाया गया है, ठीक है। 43 का, चलो 43 का, निम्नलिखित में कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? तो पुराने सिक्के, सबसे पुराने सिक्के कौन थे? पंचमार्क सिक्के। कौन से थे?
पंचमार्क के सिक्के भारत में सबसे पुराने सिक्कों में प्रसिद्ध है। याद है, पंच चिन्हित मतलब 5 चिन्ह दिया हुआ था, जिसे पंचमार्क सिक्के भी कहते थे। भारत के शुरुआती सिक्कों का एक प्रकार है, मतलब भारत में जब शुरू में शुरुआती सिक्के का आविष्कार हुआ तो उसमें पंचमार्क सबसे पहला है, जो पूर्वी 6ठी और दूसरी शताब्दी के बीच है। ज़्यादातर सिक्के चांदी से बने। ये सिक्के चिन्हों के प्रतीक है, जिनमें से प्रत्येक को एक अलग पंच के साथ सिक्के पर छापा गया, मतलब एक पंच होता था, ठीक है, छापा गया था, ठीक है, और ज़्यादातर चांदी में छपते थे, ठीक है, पंचमार्क के साथ, ठीक है। चलो, स्तूप का क्या अर्थ है? स्तूप का अर्थ होता है सावधान टीला। स्तूप का मतलब क्या होता है? सावधान टीला। तो अशोक के द्वारा बहुत सारा सांची का स्तूप है ना, ये सब। तो अशोक का संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ ढेर। स्तूप का मतलब ढेर, ठीक है, सावधान टीला जिसे बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के एक साधारण अर्धवृत्ताकार टीले, पृथ्वी का एक साधारण अर्धवृत्ताकार टीले ऐसे, है ना, हुई थी, जिसका प्रयोग बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए, इससे मतलब बौद्ध के अवशेष को रखे जाते थे, जिसे स्तूप बोलते थे। तो अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित थे, इसलिए स्तूप का निर्माण उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। जब बौद्ध मृत्यु हो जाती थी तो उनको स्तूप के रूप में रखा जाता था, ठीक है, तो ये ध्यान देना। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के ऋषभदेव थे। कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर की बात करें, कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे आपके? ऋषभदेव। क्वेश्चन पढ़ो, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर एवं 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, ठीक है, जैन धर्म के। जैन धर्म पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे ना? पहले ऋषभदेव थे और अंतिम महावीर, सॉरी अंतिम पूछा आपका, कौन होगा? अंतिम महावीर होगा। जैन धर्म के अंतिम क्या होगा? एक मिनट इसको मिटा लेते हैं। जैन धर्म के अंतिम जो होगा, जैन धर्म का अंतिम है ये, और ये लास्ट है, ये लास्ट तीर्थंकर है, और ये 24 नंबर के तीर्थंकर थे महावीर, और ये पहले ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, ठीक है, ये ध्यान देना, है ना। और वर्धमान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक, और जैन धर्म का संस्थापक बोलेगा तो वर्धमान महावीर। और वर्धमान जगह कहाँ पे आपका? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। चलिए अगला, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सांची स्तूप कहाँ? मध्य प्रदेश में। इसको बताने की जरूरत है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। यह अशोक द्वारा 3री शताब्दी में निर्मित, या 1989 में, ये इंपॉर्टेंट यूनेस्को का विश्व धरोहर में शामिल है 1989 में, ठीक है। तो फैक्ट से बहुत क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। 47 नंबर देखो, चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फायान हर्षवर्धन हेनसांग के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग, और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, है ना। तो फायान पहले चीनी तीर्थंकर जिन्होंने भारत की यात्रा शुरुआत की, उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के शासनकाल में, किसे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत का दौरा किया। अगला क्वेश्चन आपका है, संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है? तो कौन है? तोल्कापियम, है ना, ये याद रखना, ठीक है, तोल्कापियम। तो तोल्कापियम के बारे में एक फैक्ट देखो, तोल्कापियम तमिल व्याकरण का उदाहरण सबसे प्राचीन व्याकरण है ना, उदाहरण सबसे प्राचीन व्याकरण है ये तोल्कापियम, ठीक है, तमिल व्याकरण का, और तमिल साहित्य का सबसे पुराना लंबा काम है ये। यह तोल्कापियर द्वारा लिखा गया, किसका? तोल्कापियर द्वारा लिखा गया है। इसे तमिल साहित्य कृति सबसे पुराना माना, तमिल साहित्य का सबसे पुराना कृति इसे माना जाता है। त से तमिल, त से तोल्कापियम, और ये तमिल व्याकरण भी, ये अभी आप लोग ध्यान देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वादक शिल्प पाठ धन विद्वान से संबंधित? वादक, तो शिल्प शास्त्र कौन होगा? शिल्प शास्त्र। तो देखो 4 उपवेद है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है, गंधर्व वेद संगीत और नृत्य, धनुर्वेद युद्ध से, और शिल्पवेद वास्तुकला। तो बस ये हमसे पूछा था, ठीक है, वास्तुकला, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा थक गए हम भी। चलिए शाम में आना ना भूलें आप लोग, यूथ का चलने वाला मैराथन, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, पहली जैन परिषद कहाँ? सबसे पहला जैन परिषद 4 जगह किया गया था, ठीक है। ट्रिक बता रहे, पहला जैन संग्रह रवि पका, ऐसे लिखो, रवि मतलब राजगिरी। दूसरा वैशाली, तीसरा लास्ट कश्मीर,
ठीक है। तीसरा कहाँ पे हुआ था, दूसरी और पहली जैन शताब्दी का पाटलिपुत्रा में, हाँ तीसरी पाटलिपुत्रा। तो पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी आपका, तो पहली जैन परिषद तीसरी, अच्छा जैन सॉरी ये बौद्ध परिषद का अगर बात करें, अगर बौद्ध परिषद का ये याद रखना, बौद्ध परिषद का ये लिख दे रखिए, बौद्ध वाला ज़्यादा पूछता है। अगर जैन परिषद, पहली जैन परिषद कहाँ आपका स्टार्ट किया गया था, आपका ये पहली जैन परिषद तीसरी शताब्दी में पाटलिपुत्रा में था, याद रखना। जैन वाला बोलेगा पहला पाटलिपुत्रा में था, ये बौद्ध का हम क्रम लिखे, याद रखना, ठीक है। आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। जैन धर्म दो भागों में बट गया था, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, ठीक है। जैन धर्म दो भागों में बटा गया था, आपका श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रबाहु थे, ठीक है, याद रखना। और जैन धर्म का पहला जो हुआ था कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में, और जैन धर्म का दूसरी कहाँ हुआ था, वल्लभी में हुई थी। और बौद्ध धर्म का संगति, 4 संगति हुई थी, पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। ये आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। सेशन को रिवाइज कर लेना। कल ऐप में सारा जितना 3 दिन 2 दिन पढ़ा PDF को देंगे, क्योंकि टेलीग्राम में थोड़ा दिक्कत हो रहा, तो हमारा अपना एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर शिवम क्लासेस धनबाद जाकर आप लोग सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए।